हेलो स्टूडेंट्स, आपके लॉकडाउन को थोड़ा और इफेक्टिव बनाने के लिए हम लेके आ गए हैं जियोलॉजी कंप्लीट प्रीमियम वीडियो लेक्चर एट 2899 में। अब आपको जियोलॉजी कंप्लीट प्रीमियम वीडियो लेक्चर मिल जाता है 1 साल के लिए, और साथ में आप डॉक्टर कमलेश नारायण से बात भी कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू। और अगर आप इंटरेस्टेड हमारा कोई चैप्टर वाइज परचेज करने में, तो आपको पूरी कोर्सेज चैप्टर वाइज भी मिल जाती है। आपको पूरी कोर्स खरीदने की भी जरूरत नहीं है। आपको जिस चैप्टर की नीड, आप डायरेक्ट वो चैप्टर परचेज करके स्टडी कर सकते हैं। सो बी ट्यून्ड। हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो चैप्टर इवोल्यूशन, चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी 12। इसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस के कुल 18 सवाल दिए गए हैं, 18 सवाल। कहने को ये सवाल बहुत कम है, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इन 18 क्वेश्चन के बहाने आपको पूरी इवोल्यूशन रिवाइज करा दूं। जैसे पिछले कुछ वीडियो से मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप क्वेश्चंस को जब सुने या वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा केयरफुल रहें, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि उस क्वेश्चन के जो बेस में कॉन्सेप्ट्स हैं, जो चीजें आपको लिए अहमियत रखती हैं, वो चीजें आप तक जरूर पहुंचे। तो बी अटेंटिव एंड बी केयरफुल। कोशिश करिए, फिर जब दोबारा आपको ऐसा समय लगे, चीजें भूल रही हों, तो आप इन ऑडियोज को सुन लें, तो यू विल मेमोराइज ऑल द थिंग्स विच यू हैव रेड इन द इवोल्यूशन। तो हम शुरू करते हैं इवोल्यूशन पार्ट 1 में। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इंडिकेटर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेपिडोप्टेरा, लाइकेंस, लाइकोपर्सिकॉन एंड लाइकोपोडियम। यानी क्वेश्चन का मतलब है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है 4 ऑप्शन में से जिसे हम पोल्यूशन इंडिकेटर के तौर पे जानते हैं। बेहद आसान आंसर है इसका, लाइकेंस। बी ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। लेकिन ये जान लें, लाइकेंस जो हैं ये पोल्यूशन इंडिकेटर्स कहलाते हैं। हम इसीलिए इनको बायो इंडिकेटर्स कहते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज जो लाइकेंस हैं दे आर वेरी सेंसिटिव फॉर सल्फर डाइऑक्साइड एंड डू नॉट ग्रो इन द पोल्यूटेड एरिया। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति बेहद ज्यादा सेंसिटिव हैं, इसलिए पोल्यूटेड एरिया में ये ग्रो नहीं करते। यूं समझ लीजिए कि अगर एयर यानी वहां की जो हवा है वो एकदम साफ है, क्लीन है, तो shrubby, hairy एंड लीफी लाइकेंस आर अबंडेंट, बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। लेकिन अगर एयर पोल्यूटेड है और स्पेशली विद द सल्फर डाइऑक्साइड, तो नो लाइकेंस विल ग्रो, ओनली द ग्रीन एल्गी मे बी फाउंड। तो इसीलिए हम लाइकेंस को पोल्यूशन इंडिकेटर्स कहते हैं। अब आप सोचोगे इवोल्यूशन में लाइकेंस का जिक्र यहां क्यों किया गया? पढ़ा है आपने, जब आप डिस्टेंट बिटुलेरिया का एग्जाम्पल पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में, तो वहां पर जिक्र होता है कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जब पोल्यूशन नहीं था तो लाइकेंस वर मोर अबंडेंट ऑन द स्टेम्स, और इसी वजह से ग्रे कलर्ड डिस्टेंट बिटुलेरिया ग्रो कर रहा था। जैसे वहां इंडस्ट्रियल मेलानिज्म हुआ तो सर लाइकेंस घट गए और जो पेड़ की टहनियां थीं उसके ऊपर स्मोक इकट्ठा हो गया। इसी वजह से ब्लैक कलर्ड, डार्क कलर्ड, मिलेनाइज्ड मॉथ इवॉल्व हुए। यह सवाल वहां से आया है, ये इकोलॉजी से भी ताल्लुक रखता है और इससे भी। आई होप यू गॉट योर आंसर, द बी लाइकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन स्टेटेड दैट। क्योंकि हमारे इवोल्यूशन को लेकर कि ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है, जीवन की उत्पत्ति जिसे हम बायोपोइसिस कहते हैं, इसके रिस्पेक्ट में बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं। एक पुरानी थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैं ये पढ़ नहीं रहा हूं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक्चुअली स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है थ्योरी, ये इजिप्टियन सिविलाइजेशन पर बेस्ड है। आप पढ़ें
तो बहुत सारे सिविलाइजेशन थी, इजिप्टियन थी, मेसोपोटामिया थी, सिंधु घाटी की सभ्यता थी, लाइक दैट। तो ये इजिप्टियन सिविलाइजेशन पर आधारित है। इस थ्योरी को देने वाला पहला व्यक्ति तो था, दैट वाज एनाक्सिमेंडर, और बड़ी पॉपुलर थ्योरी थी। क्यों? बिकॉज इट इज सपोर्टेड बाय सो मेनी पॉपुलर पीपल, दैट इज अरस्टू, प्लेटो, थेल्स एंड वॉन हेलमोंट। वॉन हेलमोंट ने तो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया इस थ्योरी के लिए। इन 1642 इन्होंने कहा कि अगर पसीने से भीगी हुई शर्ट को हम अंधेरे कमरे में रख दें तो 21 दिनों के बाद उसमें चूहे पैदा हो जाते हैं। इस पूरी थ्योरी का सारांश ये था कि लाइफ कैन अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ओनली। जो जीवन की उत्पत्ति है वो सिर्फ नॉन लिविंग थिंग से ही अराइज हो सकती है। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर, जो गलती या सड़ती हुई चीजें हैं सिर्फ उन्हीं से अराइज हो सकती हैं। इसलिए इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस या थ्योरी ऑफ ऑटोबायोजेनेसिस भी कहा जाता है। हालांकि इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया फ्रांसिस्को रेडी ने, स्प्लेंचानी ने एंड लुइस पास्चर ने। लुइस पास्चर का जो श्वान नेक एक्सपेरिमेंट है दैट वाज गिवन इन 1861, उसने स्पॉन्टेनियस थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया। हमारे ख्याल से आंसर आपको मिल गया, क्योंकि इस थ्योरी का कहना था कि लाइफ कैन अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ओनली। जीवन की उत्पत्ति सिर्फ निर्जीव सड़ी गली चीजों से ही संभव है। ये हिसाब से देखें तो आंसर शुड बी द सी, लाइफ कैन अरोज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ओनली। यस, क्वेश्चन नंबर 3। एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स आर एग्जाम्पल ऑफ। जो एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम है ये किसके एग्जाम्पल है? तो पहले दोनों शब्दों को आप समझ लें। एनिमल हस्बेंड्री एक प्रकार की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है। किस चीज के लिए? ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ द लाइव स्टॉक। जो हमारे लाइव स्टॉक हैं वो एनिमल जो हमको बेनिफिट देते हैं, तो दैट इज अ लाइव स्टॉक। तो सर एक प्रकार की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है, यानी उनको इकट्ठा करना, उनकी क्वालिटी ग्रो करना, उनसे ज्यादा प्रोडक्ट प्राप्त करना। दिस ब्रांच इज नोन एज एन एनिमल हस्बेंड्री। प्लांट ब्रीडिंग क्या है? प्लांट ब्रीडिंग इज द मैनिपुलेशन ऑफ द प्लांट स्पीसीज टू डेवलप डिजायर्ड प्लांट टाइप। यानी प्लांट स्पीसीज में कुछ इस प्रकार का मैनिपुलेशन करना ताकि हम अपनी ख्वाहिश के हिसाब से प्लांट टाइप को डेवलप कर सकें। सो दोनों के प्रक्रिया में, एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग में अगर आप देखें तो हम चुनाव करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। किसका? जिसको हम चाहते हैं। उस एनिमल का चुनाव करते हैं जिससे हमें ज्यादा कॉमर्शियल बेनिफिट हो, उस प्लांट का चुनाव करते हैं जिससे हमें ज्यादा वैरायटीज या ज्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट फूड मिलता हो। फिर हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं उन्हीं चुनी हुई प्रजातियों के बीच में ताकि हम सुपीरियर वैरायटी प्रोड्यूस कर सकें। यानी नेचर नहीं इस पर काम करता। हमारे पास अगर कई वैरायटीज एनिमल या प्लांट की हैं तो आई विल डिसाइड कि हाइब्रिडाइजेशन किसके बीच में होना है, एंड दिस फिनोमेना इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो इन दोनों ब्रांच में, एनिमल हस्बेंड्री में और प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में, जो एग्जाम्पल्स की बात की जाती है किस तरीके का एग्जाम्पल है, एंड दैट इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन। और शायद इसी वजह से इंसानों ने बहुत सारी नई ब्रीड ऑफ एनिमल और बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स डेवलप की है, जिससे हमारी जो खाद्यान्न या इन प्रोडक्ट की कमी थी उससे हमने निजात पाई है, हमने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है, सुपीरियर क्वालिटी के ही प्लांट और एनिमल हमारे यहाँ समाज में ग्रो किए जा रहे हैं। आंसर शुड बी द बी, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन रेफर्स टू। जो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस हैं वो किस बात को रेफर करते हैं? तो बड़ा आसान सवाल है। पैलेंटोलॉजी मींस द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, तो जाहिर है फॉसिल्स की एविडेंसेस की बात की जा रही है। तो आंसर तो आपको मिल गया होगा, आंसर शुड बी द सी, यानी पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर द इवोल्यूशन रेफर्स टू द फॉसिल्स। लेकिन स्टडी ऑफ फॉसिल जो है दैट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस ऑफ द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का सबसे बड़ा प्रमाण यही है।
लेकिन अगर आपके ऑप्शन में फॉसल्स यानी पैलेंटोलॉजी ना दिया हो तो बायोज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन वो एक ऑप्शन हो सकता है, और बायोज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी ना दिया हो तो एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का एक पॉइंट है सर, वो आंसर हो सकता है। एक और चीज जान लें, जो फॉसल्स है हमारे यहाँ वो फॉसल्स सेडिमेंट्री रॉक्स में ही पाए जाते हैं, यानी हर प्रकार के रॉक्स में फॉसल नहीं होते। सेडिमेंट्री रॉक्स का मतलब एग्जांपल्स के तौर पे लाइमस्टोन और सैंडस्टोन हम देख सकते हैं। ये नॉन सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं उनमें नहीं पाए जाते, जिनका एग्जाम्पल इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है, क्योंकि रॉक्स जो हैं वो दो प्रकार की हैं। एक सेडिमेंट्री रॉक्स दैट फॉर्म बिकॉज ऑफ द सेडिमेंटेशन लेयर बाय लेयर, जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन है। लेकिन जो दूसरी रॉक्स है वो नॉन सेडिमेंट्री रॉक्स है, एंड दैट इज इनके एग्जाम्पल इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। जो इग्नियस रॉक है एंड दैट इज ऑफ वोल्केनिक ऑरिजिन, एग्जाम्पल ग्रेनाइट है, और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है दैट इज फॉर्म्ड बाय चेंज ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, जिसके एग्जाम्पल मार्बल्स हैं। खैर, मैंने आपको रॉक्स के बारे में बता दिया, इसकी जरूरत आगे के क्वेश्चंस में या कहीं पड़ सकती है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर तो बेहद आसान था, दैट वाज सी, दैट इज फॉसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। The bones of forelimb of whale, bat, cheetah and man are similar in structure. यानी whale, bat, cheetah और man, इनकी जो बोन्स हैं वो स्ट्रक्चर में सिमिलर हैं। बिकॉज ऐसा क्यों? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले जान लें, ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये आपकी एनसीईआरटी के पेज नंबर 131 में फिगर 7.3 से बना हुआ है। अगर आपको एनसीईआरटी का अंदाजा हो तो वो इवोल्यूशन के इसी पेज पर 7.3 में जो 2-3 फिगर दिए हैं सबसे नीचे का फिगर है। इन बोन्स को अगर देखा जाए, दैट शोज द सिमिलरिटी इन द पैटर्न ऑफ द बोन्स। जैसे सबसे ऊपर ह्यूमरस है, फिर रेडियस अल्ना है, फिर कार्पल्स है, मेटाकार्पल एंड फैलेंजेस। तो दे हैव एन सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। इनके एनाटॉमी को अगर देखा जाए, इनके स्ट्रक्चर्स को देखा जाए तो एकदम सिमिलर एनाटॉमी होती है, बट they perform the different function according the need या adaptation। सब में, वेल में, बैट में, चीता में, मैन में, या आप देखें तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर तो सेम है, यानी बोन्स का अरेंजमेंट तो सेम है, लेकिन उनका एडॉप्टेशन अलग है। इन द वेल दैट इज मॉडिफाइड फॉर द स्विमिंग, इन द बैट इट इज मॉडिफाइड फॉर द फ्लाइट, इन द चीता इट इज मॉडिफाइड फॉर द रनिंग, इन द मैन इट इज मॉडिफाइड फॉर द ग्रिपिंग। चीजों को पकड़ने के काम में आती है। एंड यस, दैट इज एन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। जिनकी ओरिजिन सेम होती है और उनमें फंक्शन डिफरेंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड, एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या होमोलोगस ऑर्गन कह सकते हैं। तो यस, इट इंडिकेट्स द कॉमन एंसेस्ट्री, जहां पर आपके पास ओरिजिन एक जैसी हो और डाइवर्सिफिकेशन ऑन द बिहाफ ऑफ एडॉप्टेशन हो, एंड दैट इज कॉमन एंसेस्ट्री। तो आंसर शुड बी द बी, दे शेयर अ कॉमन एंसेस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एनालोगस ऑर्गन्स अराइज ड्यू टू। जो एनालोगस ऑर्गन्स हैं वो किस वजह से अराइज होते हैं? तो पहले एनालोगस ऑर्गन्स जान लें। ऐसे ऑर्गन्स जिनकी ओरिजिन डिफरेंट हो, ऑर्गन्स विच आर ऑफ डिफरेंट ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर प्लान, यानी ओरिजिन अलग हो, डेवलपमेंट भी अलग हो और स्ट्रक्चर प्लान भी अलग हो, लेकिन दे परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन। उनके फंक्शन तकरीबन एक जैसे हों, एंड दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इसी को हम एडॉप्टिव कन्वर्जेंस भी कहते हैं। तो जो एनालोगस ऑर्गन है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है, और जो होमोलोगस ऑर्गन है ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। एक और बात जान लें, जो एनालोगस ऑर्गन है या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, ये इवोल्यूशनरी ट्रेंड तो नजर आता है, लेकिन नॉट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन। अब थोड़ा सा डिफरेंस और जान लें, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और इसी के साथ कभी कभी आपको एक शब्द और मिलेगा, पैरेलल इवोल्यूशन।
दोनों को हम कहते हैं एडॉप्टिव कन्वर्जेंस, यानी दो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल या दो डिफरेंट ग्रुप ऑफ वेराइटीज कन्वर्ज फॉर द कॉमन एडॉप्टेशन। लेकिन अगर दो वाइडली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म के बीच में एक कॉमन एडॉप्टेशन होगा तो उसे हम कन्वर्जन कहेंगे। लेकिन दो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म जो होंगे उनके बीच में अगर कॉमन एडॉप्टेशन होगा तो उसे हम पैरेलल इवोल्यूशन कहेंगे। क्वेश्चन का आंसर तो कब का आ चुका है, एनालोगस ऑर्गन्स अराइज ड्यू टू, तो आंसर इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट्स एन इक्वेशन यूज्ड इन। तो एक इक्वेशन का जिक्र आपके इवोल्यूशन में हुआ है और शायद सबको ये पता होगा, इट्स एन हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन। तो यहां तो सिर्फ एक सरल सी बात कही गई है हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन को लिख करके, यस आंसर इज वेरी इजी एंड दैट इज ए पॉपुलेशन जेनेटिक्स। लेकिन मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, सिर्फ आंसर जान लेना बड़ी बात नहीं है प्रिपरेशन के वक्त। एग्जाम के वक्त आंसर जान लेना बहुत बड़ी बात है, लेकिन प्रिपरेशन के वक्त एग्जाम मतलब आंसर जान लेना इज नॉट वेरी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि वही आंसर क्यों है, या उससे रिलेटेड जो आसपास की चीजें हैं वो भी जानिए। अदरवाइज आप वेट करते रहेंगे कि वो सवाल रिपीट हो जाए, इट मे और मे नॉट, और मे नॉट की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, मे की पॉसिबिलिटी कम है। तो क्योंकि हार्डी-विनबर्ग ने जो अपना एक्सप्लेनेशन दिया था वो लार्ज पॉपुलेशन के लिए दिया था, हम उसको पॉपुलेशन जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो ये बात सही हो गई, इट एक्सप्लेन द पॉपुलेशन जेनेटिक्स। उसने कहा क्या, उसने कहा हार्डी-विनबर्ग ने इस इक्वेशन के माध्यम से फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स ऑफ जीन, जो जीन्स हैं दैट इज उसके एलील की फ्रीक्वेंसी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट इन ए पॉपुलेशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन। जो आज पॉपुलेशन आपको पाई जा रही है, जो जीन्स की फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स हैं वो आज भी उतनी है, 100 साल बाद भी उतनी रहेगी और 1 लाख साल के बाद भी रहेगी। हालांकि उसने कई सारी कंडीशंस बताई। पहली, जैसे उसने लार्ज पॉपुलेशन में होना चाहिए, कोई जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई ड्रिफ्ट नहीं होनी चाहिए, कोई म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। ऐसे उसने कुछ 5 कंडीशंस रखी। उन कंडीशंस को अगर हम फॉलो करेंगे तो हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन में ऑपरेट होता है। एक और बात समझ लें, अगर किसी पॉपुलेशन में सच में हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन ऑपरेट हो रही है, दैट मींस देयर इज नो चेंज विद द टाइम। समय के साथ उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, एंड यस इट्स एन एग्जांपल ऑफ लिविंग फॉसिल। खैर थोड़ा और समझ लें, क्योंकि कई बार इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। मान लीजिए कोई एक जीन हो, XYZ कोई भी जीन ले लें, तो जाहिर है उसके 2 एलील होंगे, अगर वो मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल नहीं है तो। अब 2 एलील जो भी हैं उसमें एक डोमिनेंट एलील होगा, एक रिसेसिव एलील होगा। मान लीजिए जो डोमिनेंट एलील है उसकी फ्रीक्वेंसी इज P एंड जो रिसेसिव एलील है उसकी फ्रीक्वेंसी इज द Q, क्योंकि एलील की अपनी फ्रीक्वेंसी होगी पॉपुलेशन में। तो यही बात इन्होंने कही कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ऑफ ए जीन ऑलवेज रिमेन इन कांस्टेंट। तो जाहिर बात है P प्लस Q इक्वल टू 1, क्योंकि वो कांस्टेंट रहना है। लेकिन सर यस, चूंकि हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैं तो हमारे पास कभी एक एलील नहीं होता, हमारे पास हर जीन के 2 एलील होते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन एंड हेटेरोजाइगस। इसलिए हम 3 जीनोटाइप में नजर आते हैं। तो जाहिर बात है जहां पर होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन होगी तो जाहिर है P², जहां होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन होगी Q², और जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है वो TPQ। तो इस तरह से P प्लस Q इक्वल टू जो 1 लिखते हैं, उसी में दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर लगा दें, यू विल गेट दिस इक्वेशन, और इसी इक्वेशन से हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कुछ बातें आपको जरूर मिल गई होंगी। दैट्स ए पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ।
इसका जिक्र भी किया गया है, जहां आपने पेपर्ड मॉथ पढ़ा इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म में, उसी के जस्ट बाद आप देखें तो कुछ एक पैराग्राफ लिखा गया था इसके बारे में कि हमारे यहाँ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया उपलब्ध हो गए, नजर आने लगे, ऐसा क्यों? तो माना यह जाता है कि किसी भी पॉपुलेशन में लॉट ऑफ वेराइटीज इज प्रेजेंट। अब वो आप कहोगे नजर नहीं आती, नजर आने की वजह है क्योंकि वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। A lot of variation appear. There are lot of variation always present in a population. वजह बहुत सारी हैं, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, ड्रिफ्ट, क्योंकि ये रैंडमली होते रहते हैं। अब डिपेंड ये करता है बहुत सारी वेरिएशन में कौन सा वेरिएशन फ्लोरिश करेगा, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंटल एडॉप्टेशन। एक पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन में एक पर्टिकुलर वेरिएशन ही फ्लोरिश करता है। जैसे उस एनवायरमेंट में कुछ बदलाव हुआ तो एक नए एनवायरमेंट में जो वेरिएशन मोस्ट सुटेबल होगा सिर्फ वही फ्लोरिश करेगा, सभी वेरिएशन फ्लोरिश नहीं करेंगे। तो अब मान लीजिए आपके पास कोई एक बैक्टीरिया है, आपने कोई एंटीबायोटिक इंट्रोड्यूस की, तो जो बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक के प्रति सेंसिटिव होगा दैट विल डाई। लेकिन जो ऐसा म्यूटेंट वैरायटी, ऐसी वैरायटी जो पहले से उपलब्ध उस पॉपुलेशन में है, जो रेजिस्टेंट है, तो दैट विल सर्वाइव एंड दैट विल फ्लोरिश। तो जो क्वेश्चन था अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ, तो आंसर शुड बी द सी, प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। उस पॉपुलेशन में पहले से वो होगा। अब इस पे बड़ा विवाद रहा, कई लोगों को लगता है कि हमने जब एंटीबायोटिक इंट्रोड्यूस की उसके बाद वो म्यूटेशन हुआ। नहीं सर, म्यूटेशन एंटीबायोटिक के इंट्रोड्यूस करने के बाद अगर होता तो म्यूटेशन डायरेक्शनल होता, म्यूटेशन तो रैंडम होता है, डायरेक्शन लेस होता है। तो ये बात नकार दी गई क्योंकि कुछ लोगों का मानना यही था कि जब हमने कोई पर्टिकुलर एंटीबायोटिक इंट्रोड्यूस की तो उसके रेजिस्टेंट बैक्टीरिया उत्पन्न हो गए। नहीं सर, वो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, वो रेजिस्टेंट वैरायटी ऑलरेडी पहले से थी। अब वो क्यों आ गई, उसके रीजन बहुत सारे बताए हमने। वो रैंडमली प्रेजेंट होती है और यस दैट विल सर्वाइव। अब आप कहोगे जरूरी है, जरूरी तो नहीं है कि रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हो। अगर मान लीजिए वो वेरिएशन नहीं है तो वो सर एलिमिनेट हो जाएगा। और यही एक बड़ी वजह है कि हमारी इवोल्यूशनरी थ्योरी में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म समय के साथ एक्सटिंक्ट हो गए, क्योंकि ऐसी कोई वैरायटी ही नहीं थी कि नए एनवायरमेंटल कंडीशन में वो फ्लोरिश कर सके, जिनमें ये म्यूटेशन है, जिनमें ये वेरिएशन है, और जब तक रहेगा तब तक वो अगली फॉर्म में रेजिस्ट करता रहेगा। यस, आंसर इज सी, प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन in the population. Next, question number 9. Evolution of life shows that life forms had a trend of moving from. जो हमारा इवोल्यूशन है वो क्या शो करता है, किस प्रकार का ट्रेंड शो करता है? तो सभी जानते हैं, हमारी ऑरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरी अब पढ़ें तो माना जाता है जीवन की उत्पत्ति जो है वो पानी में हुई, और पानी में भी समुद्री पानी में हुई, सी वाटर में हुई। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे जमीन की तरफ कदम बढ़ाए। तो जाहिर है आंसर शुड द डी, दैट्स ए वाटर टू लैंड। अगर यही सवाल होता तो हम कहते सी वाटर टू फ्रेश वाटर। प्रेफर अगर करना पड़े तो पहले हम सी वाटर में आए, उसके बाद फ्रेश वाटर पे और लैंड पे आए। अब बात आई कि लैंड पे सबसे पहले कौन आया, प्लांट या एनिमल? तो प्लांट वर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म विच अपीयर ऑन द लैंड। आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं, जब जानवरों ने जमीन पर कदम रखा, ऑलरेडी देयर वाज एक्सटेंसिव फॉरेस्ट ऑफ द प्लांट ऑन द लैंड। जैसे हमने जब जमीन पर कदम रखा था तो उससे पहले सर पेड़ों के जंगल थे, यानी ऑलरेडी पेड़ पहले से आ चुके थे। योर आंसर इज डी, दैट इज अ वाटर टू लैंड। तो इस वीडियो में बस इतना ही, दैट इज हमने 9 क्वेश्चन डिस्कस किए 1 to 9। अगली वीडियो में हम आपको जो पार्ट 2 इवोल्यूशन होगा उसमें नेक्स्ट 9 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। कुल 18 हमारे पास सवाल हैं, तो हम 2 पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं।
मैं प्रयोजन बता चुका हूं कि एक बार में मुझे आप थोड़ा समय दें, अगली बार में आप दूसरा बार फिर समय दें। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप कॉन्टिन्यूअस दोनों वीडियो देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मैं बार बार हर वीडियो में गुजारिश कर रहा हूं, एग्जाम से पहले अगर इन वीडियोस को सुन लें या देख लें तो आपकी जो पढ़ा है आपने पहले से वो मेमोराइज हो जाएगा। मैं नंबर ऑफ क्वांटिटी को लेकर नहीं चल रहा हूं, मैं क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं कि हम जो बेहतरीन सवाल करें और हर सवाल के पीछे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें बेहतर तरीके से समझें। गुड लक, स्टे कनेक्टेड विद अस।